सुप्रजीत बिहारी मुखर्जी जी का कन्नौज में हम सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सब उत्साहित हैं आपकी बात को सुनने के लिए। प्रोफेसर साहब के जो पढ़ाने का तरीका है, जो अध्ययन का तरीका है, जिसको सबऑल्टर्न स्टडीज कहा जाता है, यानी एक इतिहास का तरीका है राजा महाराजा आदि का, युद्ध का, और एक तरीका है हमारी आपकी साधारण सी कहानियों को बुनने का, और किस तरीके से अर्थव्यवस्था एक जमाने में, जिसकी हम इतिहास की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ी, किस प्रकार कृषि आगे बढ़ी, किस प्रकार व्यापार आगे बढ़ा, इस एक सामान्य आम आदमी की जीवन शैली क्या होती थी, इस प्रकार की जो स्टडी है जिसको सबऑल्टर्न स्टडी कहा जाता है, उस स्कूल ऑफ थॉट से, उस मेथड से प्रोफेसर साहब निकल करके आए हैं। और जो चर्चा हम लोग अभी सुनेंगे वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर साहब के अध्ययन में और भविष्य में उनके द्वारा लिखे जाने वाले लेखन और टॉक्स में कन्नौज का बहुत सारा योगदान जरूर होगा। प्रोफेसर साहब ने अनुरोध पे आना स्वीकार किया। मुझे भी, विपिन भैया को भी एक बार ये लगा कि हम लोग शायद 15-20 दिन बाद कर रहे हैं शादियों के बाद, लेकिन शायद इतना रोचक काम था कि मन नहीं माना कि जल्दी से जल्दी इस बेहतर काम को हम लोग करते हैं और फिर हम लोग तेजी से आगे बढ़ें। तो खैर, मुझे लगा कि हम लोग 8 बजे मिलने वाले हैं, तो तब मैं इतिहास का पाठ देना शुरू करूं तो शायद लोग सो जाएंगे। मेरे छात्र तो सुबह के 8 बजे भी खर्राटे लगाते हैं क्लास में, तो सोचा कि इतिहास की जगह साहित्य से शुरू किया जाए। और एक कहानी है, मेरी नहीं है, मुंशी प्रेमचंद की है, विजय करके, 1918 में अप्रैल के महीने में छपा था। उसी का एक पैसेज यहाँ मैंने रखा है स्क्रीन पे। तो अगर आप देख पा रहे हैं, दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी, न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के खुशनुमा गुलदस्ते थे, किसी के हाथों में इत्र की शीशियां, किसी के हाथ में गुलाब के फव्वारे, कहीं लेवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अतर की दुकान बना हुआ था। तो ये जो पैसेज है, ये कहानी बहुत रोचक है। मैं जरूर चाहूंगा अगर आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। रूपक कहानी है, प्रेमचंद की बाकी कहानियों की तरह नहीं है ये, वास्तववादी नहीं है, रूपक है। पर वो क्या है नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपका दृष्टि इसमें आकर्षण करना चाहता हूं 2 शब्दों के ओर, लेवेंडर और शीशियां। तो ये लेवेंडर और शीशियां क्यों जरूरी है? आपको तो लेवेंडर का फूल नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ का नहीं है, अंग्रेजी नाम है, पर वो उसका उल्लेख आ रहा है। और शीशी भी यहाँ इस समय में नहीं बनते थे, शीशी बहुत थोड़े बनते थे। ज्यादातर इसीलिए अगर आप पुराने किसी भी चर्चा में देखेंगे तो इत्र बिकता था कुप्पी में, चमड़े के कुप्पी में। शीशियां जर्मनी से आती थी, उसे फिर ऐसे हाथ से सजाया जाता था, पर यह विदेशी सामग्री थी। तो प्रेमचंद की कहानी में ये जो 2 उल्लेख आते हैं, लेवेंडर की और शीशियों की, ये दोनों चीज नए थे। इस समय में इत्र के व्यापार में ये घुस चुके थे, इसका उल्लेख साहित्य में आ रहा था। और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ के देखें तो ये सिर्फ साहित्यकार का कल्पना नहीं थी। ये एक 1930 का सूची पत्र है देवी प्रसाद लालता प्रसाद का। उसमें देखिए, यहाँ विदेशी सामान कह के सीधा सीधा कहा गया है। इस कारखाने में और भी तमाम सामान, जैसे कि विलायती सेंट, लेवेंडर, कैम्फर, शीशी कॉर्क तथा और भी फैंसी चीजें मिलती है। तो ये बात सिर्फ साहित्य में नहीं आ रही थी, ये सही में व्यापार में घुस चुका था। तो नए फूल भी आ रहे थे और नए पैकेजिंग भी आ रहा था उसके साथ। तो इससे यही जो बात है, इसको मैं थोड़ा
दोहराना चाहता हूं कि हम लोग जब बात करते हैं इत्र के इतिहास को तो कितनी पुरानी है वो सोचते हैं, पर उसमें जो सांप्रतिक इतिहास है उसको हम भूल जाते हैं कि गए 100 साल, 150 साल, 200 साल में क्या हुआ, कैसे ये व्यापार बढ़ा, क्या इसमें नई चीज आई, वो हम लोग नहीं याद करते हैं। हम लोग सिर्फ कितना प्राचीन है कोई चीज उसमें फंसे रहते हैं। ये हमारी बहुत से चीजों के साथ हम लोग ये करते हैं कि हमारे सभ्यता कितनी प्राचीन है। प्राचीन सभ्यता तो और हाँ, ये गर्व की बात है कि प्राचीन है, पर प्राचीन सभ्यताएं और भी थी। सुमेरी थी, माया एज़टेक की थी, वो सब गायब हो गए, हम लोग टिके हैं। तो वो गर्व टिकने पे भी होना चाहिए, ना सिर्फ कि कितना प्राचीन है। और वो टिकने के लिए ये सांप्रतिक इतिहास जरूरी है, हमें समझना और उसको याद रखना। तो खैर, मैंने कहा था कि वो रूपक कहानी है, तो मैं थोड़ा वापस जाता हूं प्रेमचंद की कहानी में। तो वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो तो वहां आप देखें कि एक फौज है और फौज हार जाती है, क्योंकि फौज के मुकाबले में जो फौज खड़ी है उसके पास ना तो तलवार है ना तो बंदूक है, पर इत्र है, और वो इत्र से हार जाता है। पर हारता कौन है, ये जो जिस शक्ति को वो हराता है, ये है कौन? तो ये कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको शुरू में ही कहा गया है कि ये एक राजा रानी से शुरू होता है, शहजादा मसरूर और उनकी बीवी मालका, और मालका को बाद में बहला के एक जो जनरल है शहजादे मसरूर के, वो जनरल उसको बहला देते हैं। जनरल का नाम है बुलहवस खां। तो बुलहवस खां क्या कहते हैं, यही शक्ति बाद में मालका जाके बुलहवस के बहकावे में आके ये इसी रास्ते पे चलती है, और उस शक्ति को वो इत्र वाला फौज हराती है। तो क्या कहते हैं कि बुलहवस उससे कहा कि साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया में कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौज खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाए, दुनिया हौसलामंदों के लिए है, उन्हीं के कारनामों, उन्हीं की जीत याद की जाती है। तो इस शक्ति को वो हरा रहे, इस शक्ति को ये अंग्रेजों के तरफ ये प्रेमचंद का जो वो है वो दिखाना चाह रहे हैं। ये अंग्रेजों के बारे में बोल रहे हैं कि उसको रूपक के तौर पे पेश किए हैं, पर उसी ये सारा चीज जो है ये अंग्रेजों का इंपीरियलिज्म का एक विवरण है कि कैसे वो अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपना जो उनका कैपिटलिस्ट व्यवस्था था उसको बढ़ाने के लिए अपना पूरा साम्राज्य गठन किए, और उसके माध्यम से अपना सामग्री पूरा दुनिया पे थोपे। तो उसको वो दिखा रहे हैं कि इसके खिलाफ खड़े हैं जो जिनके पास इत्र है। पर इत्र को वो सिर्फ अच्छा नहीं बोलते हैं, वो ये भी बोलते हैं बाद में कि जब ये मालका, फिर बाद में उनका परिवर्तन होता है और फिर वो इस जो लोग इत्र लेके उनके खिलाफ खड़े थे उनको दोबारा हराती है। और जो हराती है तो कैसे हराती है कि नहीं, वो अपना नाक बंद कर लेती है, नाक बंद करती है तो वो लोग हार जाते हैं। तो यहाँ लेकिन मालका ने एक हाथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तख्तों को जमीन पर गिरा दिया और बोतलों को ठोकर मार मार कर चूर चूर कर दिया। तो ऐसे करते करते वो जीत जाती है जो फौज उनके खिलाफ आई थी। तो इसमें प्रेमचंद बोलना क्या चाह रहे हैं, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ये शक्ति खराब है, ये अंग्रेजों की शक्ति है, इस तरह से साम्राज्य और व्यापार का जो एकत्रित होना ये खराब चीज है, इसके खिलाफ वो दिखा रहे हैं कि लोग इत्र लेके खड़े हैं, पर वो इत्र वालों को भी फिर हरा देते हैं कहानी में। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, तो बोलना क्या चाह रहे हैं वो सीधा सीधा बोलते ही है अंत तक। हाँ, तो लेकिन संतोख सिंह, ये संतोख सिंह शहजादा मसरूर का छद्म नाम है, वो उसमें जाने का जरूरत नहीं है, पर वो कहते हैं कि जब मालका फिर इनको हरा के बोलते हैं कि अच्छा इनको तब मार दिया जाए, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसे जान से ना मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। सिर्फ
इन्हें काबू में रखने की जरूरत है। तो तब उनका मुद्दा ये है कि वो इत्र का जो व्यापार है उसको वो देख रहे हैं कि वो पूरा एकदम ग्लोबल लेवल पे वो फैल रहा है, और जो ग्लोबल एक साम्राज्यवादी शक्ति है उसके खिलाफ वो खड़ा हो सकता है, पर उसको काबू में रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो काबू से निकल गया तो वो खुद वैसे बन सकता है। तो इसको वो जल्दी ही आ गया। हाँ, तो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या काबू में कैसे रखा जाए, तो इसको, ये तो साहित्य हुआ, फिर हम लोग इतिहास पे लौटे तो क्या हो रहा है यहाँ। तो ये स्वदेशी युग का युग से ये शुरू होता है, और ये शायद ये फर्म का नाम अभी आपने बताया, लाला ब्रिजवासी लाल खत्री, इनका ये विज्ञापन है, अमृत बाजार पत्रिका में छपा था 1908 में। तो वहां पे बोला जा रहा है कि स्वदेशी सेंट्स ऑफ कन्नौज, ऊपर में ही तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुई थी उससे इस व्यापार को जोड़ा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि ये और यहां से वो कुछ इत्र भेजे गए थे। अमृत बाजार का जो तब अमृत बाजार तब सबसे बड़ा भारतीय संवाद पत्र था, उसके ऑफिस में कलकत्ता में भेजा गया था, और वो लोग ये सारे अतर थे, उसमें गुलाब, केवड़ा, चमेली, हीना, मोतिया, चंपा वगैरह, और वो सब ये परख के लिखते हैं कि बहुत अच्छा इत्र है, आप लोग विदेशी इत्र ना खरीदे, हमारा इत्र खरीदे। इधर एक और है सेठ मुरलीधर बंसीधर का ये एक विज्ञापनी पोस्ट कार्ड है, उसमें भी आप देख सकते हैं ऊपर स्वदेशी का बात किया गया है। तो इसको यही जो प्रेमचंद का रवैया है इस समय में, वो व्यापारियों के रवैया से भी मिल रहा है, कि वो कह रहे हैं कि इसको काबू में रखने का मतलब है कि इस व्यापार को देश का जो इंटरेस्ट है उससे जोड़ा जाए, जो हमारा स्वदेशी इंटरेस्ट है उससे जोड़ा जाए। इसको सिर्फ व्यापार के रूप में आप छोड़ दीजिएगा तो वो अंग्रेजों की तरह साम्राज्य बनेगा। वो इसको देश का हित में व्यवहार किया जाए। और तो ये तो जनरली मैं इस पे थोड़ा टच करना चाह रहा था, पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे एक लाइन है, शुद्ध मलियागीर चंदन के तेल पर बने इत्र। ये मलियागीर चंदन क्या है? तो ये जो मलय पर्वत का जिक्र हमारे पुराने संस्कृत शास्त्रों में काफी दिनों से है, और वहां से जिसे हम लोग आजकल सैंडलवुड कहते हैं उसे माना जाता था कि वो मलय पर्वत से आता है। पर मलय पर्वत था कहाँ? संस्कृत शास्त्रों में इसका उल्लेख है, पर मलय पर्वत है कहाँ, ये इसका कुछ ठोस उस तरह का उल्लेख नहीं था। हाँ, वो दक्षिण में कहीं पे था, पर हमारा जो पुरानी परंपरागत ज्योग्राफी का आइडिया था उसमें जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को आप ऐसे जम्बू द्वीप का मैप देख कर नहीं जा सकते कहीं, वो एक इमेजिनरी चीज है, उसको समझा जाता था कि ऐसे है, इसके चारों दिशाएं है और दक्षिण में कहीं मलय पर्वत है, उसमें मिलेगा ये मलयगीर चंदन और वो लाके इत्र बनाना है। पर इसमें भी हमारे इसी जो 20वीं सदी के शुरू के कुछ दशकों में हम देखते हैं कि वहां तो वहां भी कुछ इतिहास है। तो जो हम देख सकते हैं, ये जो मैसूर राज्य था, दक्षिण में वो स्वाधीन राज्य था, मैसूर के महाराजा थे, तो उस राज्य में सैंडलवुड का प्रोडक्शन होता था। तो सैंडलवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता था और वो स्टेट मोनोपोली था, तो वो राज्य खुद उसका उत्पादन करती थी। और वो लोग एक समय में देखते हैं कि उनका काफी लॉस हो रहा है, क्योंकि कन्नौज सबसे बड़ी मार्केट है सैंडलवुड का, पर वो कन्नौज का जो और कन्नौज में ही सबसे बड़ा डिस्टिलरी है, और वो डिस्टिलरी बाकी जगहों से सैंडलवुड खरीद रही है। तो वो सैंडलवुड मैसूर का अगर नहीं है तो मैसूर का उसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि वो लोग सस्ते में बेच रहे हैं। तो तब मैसूर स्टेट शुरू करता है कि इस फैक्ट्री से, इस कारखाने से हम लोग कुछ समझौते में आए कि हम लोग उन्हें डिस्काउंट में सैंडलवुड देंगे। तो एक राज्य एक एग्रीमेंट में आएगा एक सिंगल फर्म के साथ। ये काफी नई चीज है, और इसमें देखिए ये सिर्फ वो लोग नहीं सोच रहे, इधर से भी सोचा जा रहा है। तो दिखाया जा रहा है कि ये मिस्टर मथुरा प्रसाद
यहां से गए थे। इनका बड़ा डिस्टिलरी था, यही सबसे बड़ा डिस्टिलरी था उस समय में। 1920-30 के समय में सारे भारत में डिस्टिलरीज में ये सबसे बड़ा था। और वो डिस्टिलरी वो गए मैसूर के राजा से, दीवान से बात हुई और वहां पे एक इनका कॉन्ट्रैक्ट बना। ये लोग कुछ एक व्यापारिक समझौते पे आए, पर उस समझौते का मैं दो चीज आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो कि वो कह रहे हैं कि द कनौज फैक्ट्री इज केपेबल ऑफ डिस्टिलिंग 150 टन्स ऑफ सैंडलवुड पर ईयर. It is quite efficient, and the proprietor's son, one Mr. Murlidhar, is a very competent manager and with a flair for chemical engineering. तो जो इस डिस्टिलरी के जो मालिक थे, उनके बेटे को केमिकल इंजीनियरिंग की समझ थी इस समय में। तो वो अपना जो अगेन यहाँ पे टेक्नोलॉजी की इतिहास आ जाती है कि कैसे ये सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नहीं है, इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पे एक केमिकल इंजीनियरिंग, ना सिर्फ कोई केमिकल इंजीनियर को रखा गया है, पर मालिक का अपना बेटा केमिकल इंजीनियर बना है और वो ला रहा है इसको। यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि मैसूर स्टेट के तरफ से भी एक केमिस्ट को भेजा जाएगा, और ये अंग्रेज केमिस्ट था जिसको मैसूर के महाराजा ने भेजा यहाँ की इनका कारोबार को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज जो है, ये दोबारा वही मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारा सांप्रतिक इतिहास है उसमें कितना कुछ हुआ है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ जो इत्र का व्यापार है या जो इत्र का टेक्निक है, वो ना तो व्यापार ना तो टेक्निक, कोई भी चीज इसमें फॉसिल नहीं है। ऐसे नहीं कि वो बस पड़ा हुआ है हजारों साल से और बस वो है, उसमें काफी बदलाव आया है, और वो बदलाव आया है बोल के ही ये जीवित है, ये बड़ा है। और इसमें एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये मलाईगीर वाला तो मैंने पहले ही आपको दिखाया है, पोस्ट कार्ड है। अब पोस्ट कार्ड भेजा कौन है? मुरलीधर बंसीधर। यही मुरलीधर है जो वहां पे केमिकल इंजीनियरिंग सीखे हुए है। एक ही मुरलीधर है वो दोनों। हाँ, जो बेटा था। तो ये फर्म है मथुरा प्रसाद सूरज प्रसाद, इसका प्रोप्राइटर इस वक्त थे सूरज प्रसाद दुबे। इन्हीं के बेटे थे मुरलीधर। ये फर्म बाद में, इनका 3 भाई थे, जहां तक मुझे पता चला है कि ये बट जाता है 1950 के 55 में ये कोर्ट केस होता है और उसमें बटता है। पर उसके पहले ये फर्म बहुत बड़ी फर्म है, ये इंडिया की सबसे बड़ी फर्म है। और इसके साथ, और ये इतना ज्यादा इनोवेटिव है कि ये लोग एक तरफ तो नई केमिकल टेक्निक्स ला रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे कि ये पोस्ट कार्ड आप देख रहे हैं, नए विज्ञापन के नए साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्ड जो है, इस कार्ड पोस्ट में ऑब्वियसली भेजा जाएगा, पर इसके ऑपोजिट में ऐसे आज्ञा पत्र किया हुआ है, तो उसमें आप लिख के भेज दीजिए तो आ जाएगा। तो आज की डेट में जो आपको वो ब्लिंकिट में मिलता है या जोमैटो में मिलता है, उसी का ये परदादा है कि पोस्ट कार्ड से आपको मिल जाए। पर ये आप भेज दीजिए और वीपी में वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से व्यापार क्रिएटिवली कुछ नई कर रही है, ना सिर्फ उत्पादन के दृष्टि से, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ भी कुछ नया वो लोग कर रहे हैं। हाँ, यही मैं बता रहा था आपको कि देखिए आज्ञा पत्र है। तो विज्ञापन काफी सारे हो रहे हैं इस समय में, बहुत सारे। और ये लोग अकेले नहीं है, काफी विज्ञापन है। मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, मैंने डाला नहीं कि कितना आपको दिखाऊं, पर ये वाला मुझे बहुत रोचक लगता है, ऑटो भूतनाथ। तो ऑटो भूतनाथ, ये ऑटो शब्द भी इंटरेस्टिंग शब्द है। ये अतर और इत्र या अतर जो भी बोले, उसका ये अंग्रेजीकरण है ऑटो, और दोबारा उसको फिर यहाँ पे उस ऑटो शब्द को भी हिंदी में लिखा जा रहा है। तो हिंदी और अंग्रेजी के बीच में ये कुछ हो गया है इस शब्द का। तो ये ऑटो भूतनाथ, बट इसका विज्ञापन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यह वह सुगंधित द्रव्य है जिसमें खुशबू के बाजार में हलचल मचा दी है। ठीक है, ये तो विज्ञापनी भाषा है, सब लोग कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट हलचल मचा दिया। पर बीच में आके देखिए, यहाँ पे वो बोल रहे हैं बड़े बड़े रासायनिकों ने बरसों परिश्रम करके इसका आविष्कार किया है। चाहे ये सच हो या नहीं, आप रासायनिकों का बात उठा रहे हैं विज्ञापन में, मतलब आपका जो खरीदार है वो सिर्फ
ऐसे नहीं कि मैं पहले भी इत्र इस्तेमाल करता था इसीलिए खरीद रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि ये नई चीज है, ये विज्ञान इस्तेमाल करके हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से इसको नया कुछ पेश किए हैं, और वो कस्टमर भी वो सीख रहा है कि केमिस्ट्री अच्छी चीज है, केमिस्ट्री से बनी हुई चीज हमें खरीदना चाहिए। जैसे आजकल भी देखिएगा बहुत सारे विज्ञापन में एक मॉडल को डॉक्टर बना देता है, बोलता है कि अरे ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, वो है। वो सही में डॉक्टर है नहीं शायद, पर वो बोल रहा है क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अच्छा ये कोई डॉक्टर का बोला हुआ होगा तो ये चीज अच्छा होगा। तो उधर भी कुछ नया हो रहा है, कुछ ना सिर्फ विज्ञापन नया है, पर विज्ञापन का ये भाषा भी नया है। किस बेसिस पे आप खरीद रहे वो नया है, कि क्यों लोग खरीद रहे। लोग इसलिए नहीं, एटलीस्ट ये विज्ञापन ये सोच के चल रहा है कि लोग इसलिए नहीं सिर्फ खरीदेंगे कि मेरे पिताजी भी पहनते थे इत्र, इसलिए खरीदेंगे कि वो लोग आधुनिक है, वो लोग नए रासायनिक पद्धति से प्रस्तुत कोई नई चीज को अपनाएंगे। बट इसमें जो और इंटरेस्टिंग चीज है कि वो जो विज्ञापन मैंने आपको दिखाया वो एक्चुअली लिखे थे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के मशहूर कवि। और निराला का एक्चुअली हम लोग निराला के कविता तो कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं आजकल, पर उनका विज्ञापन कोई नहीं पढ़ता है, विज्ञापन मिलते भी नहीं है। पर वो जो जॉब करते थे वो भूतनाथ कंपनी में ही नौकरी करते थे। निराला जी के लिए मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा श्रद्धा है, वो भी मेरे तरह बंगाल में पैदा हुए कनौजी है। तो वो कलकत्ता में इस भूतनाथ कंपनी का फैक्ट्री था, वहां काम करते थे और वहां वो ये विज्ञापन लिखते थे। और ये सारा विज्ञापन जो वो विज्ञापन लिख रहे हैं, ये जो विज्ञापन का व्यापार है, तब आप देख रहे हैं कि एक तरफ से वो व्यापार में नए नए चीजें हो रही है और वो व्यापार के साथ साहित्य सीधा सीधा जुड़ रहा है। ऐसे नहीं कि साहित्य को मैंने बाहर से ला के डाल दिया। कुछ लोग जो एकदम साहित्यकार है, और सिर्फ निराला जी नहीं बाकी भी लोग थे। 1920 के दशक में हिंदी का सबसे नया और सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी मतवाला। मतवाला प्रकाशित होता था इसी भूतनाथ तेल की कारखाने से। तो जितने लोग उससे जुड़े हुए थे, और वो उस समय का सबसे बड़ा साहित्यिक पत्रिका था, वो सारे भूतनाथ तेल में काम करते थे एक तरह से। तो इत्र ना सिर्फ नई नई तरह से अपना उत्पादन, अपना वितरण बदल रहा था, पर वो साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहा था। और वो उनमें से कुछ लोग साहित्यकार भी बन रहे थे, और वो साहित्यकार नए नए तरह से हमें इत्र के और देखना सिखा रहे थे, या इत्र को सूंघना सिखा रहे थे। और ये चीज हमें एक्चुअली गवर्नमेंट रिपोर्ट में भी मिलता है। तो ER नीव, जो कि तब तो कनौज फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, तो फरुखाबाद का जो गैजेटियर लिखे थे 1911 में, तो उसमें वो लिखते हैं कि द मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द सेंट मैन्युफैक्चर ऑफ कनौज, इज स्टिल फ्लरिशिंग and has in fact expanded in recent years with a decline in the price of oils employed. Why has the price of oils declined? वही जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बना था उसके चलते डिक्लाइन हो रही है। तो सैंडलवुड आ रही है, वो सस्ते में मिल रही है, तो इसीलिए तेल का दाम कम हो रहा है। और तेल का दाम कम हो रहा है इसीलिए ये जो एंशिएंट इंडस्ट्री ये बोल रहे हैं, प्राचीन जो ये व्यापार है, ये बढ़ रहा है और फ्लरिश कर रहा है। बट ये भी बोलते हैं कि and has in fact expanded in recent years with the decline in the price of oil. So वो ना सिर्फ टिका हुआ है, वो बढ़ रहा है, वो व्यापार बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये छोटी सी स्टेटमेंट है पर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज तो यहाँ हमारे से दोस्ती बनाने नहीं आए थे, वो यहाँ से पैसा ले जाने के लिए ही आए थे। तो ज्यादातर जो व्यापार थे वो अंग्रेजों के हुकूमत के काल में अच्छा नहीं किए, उनका नुकसान हुआ। पर ये एक व्यापार है जो उस समय में बढ़ रहा था। तो ये उनके चाहने से तो नहीं बढ़ा क्योंकि जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए थे वो इसको इतने क्रिएटिवली इसके साथ एंगेज किए, उनके लॉज के साथ, उनके टेक्नोलॉजी के साथ, उनका साइंस के साथ, उनका बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ, कि
डिस्पाइट द फैक्ट कि इस समय कॉलोनियल रूल चल रहा था, उसके बावजूद इस इंडस्ट्री का बढ़ना हुआ। और ये हम लोग भूल जाते हैं, ये हम जब ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि बहुत प्राचीन ये कारोबार है, पर फिर भूल जाते हैं कि ये बढ़ा भी है। अभी अर्ली 20th सेंचुरी में भी ये बढ़ रहा था, ऐसे नहीं कि ये एक लंबा डिक्लाइन का स्टोरी है। तो खैर, तो मैं निराला जी को, जैसा कि मैंने कहा कि निराला जी के लिए मेरे पास कुछ खासी श्रद्धा है, तो उन्हीं का एक कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जूही की कली कविता से है। किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते थे मलयानील। तो फिर से वही मलय पर्वत कहां से आया, मलयानील, वही मलयगीर से आई याद जुड़न से, मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय। थैंक यू। फिर क्या पवन। तो दो चीज मैं यहां दिखाना चाहता हूं। एक तो कि जो बात सबसे ज्यादा इसमें आती है, याद, यानी कि मेमोरी, स्मृति की बात आ रही है इसमें। और वो आ रही है, एक आपका फिर से मलयानील उसमें है, सैंडलवुड ऑयल आपको चाहिए, बट उसके साथ क्या आ रहा है कि मेमोरी। और वो मेमोरी क्या कर रहा है कि वो दूर देश से जोड़ रहा है, दूर देश से जोड़ रहा है, किसी और समय से भी जोड़ रहा है। सो टाइम एंड प्लेस दोनों से ये जोड़ रहा है। तो जो हमारे सुगंध का जो इफेक्ट है, वो उसके साथ मेमोरी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। कि हम लोग जब किसी का कहीं से भी किसी खुशबू का झोंका आपको लग गया, तो याद आ जाता है कि कहीं कुछ और याद आता है उससे। तो हमारे जितने सेंसेस है, उसमें स्मेल के साथ मेमोरी का सबसे क्लोज संबंध है। हमारे यादों के साथ सुगंध का या दुर्गंध का भी सबसे क्लोज संबंध रहा है। और इसी को अगर हम लोग वापस जाए, जो गंधसार, जो संस्कृत में सबसे वेल नोन टेक्स्ट है, जो पूरा आपका अतर प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, उसमें देखेंगे कि 6 पद्धतियों का बात किया जाता है। धूपन, पाचन, बोध, भेद, धूप, भावना भूल गए थे, भावन, पाचन, बोध, वेद, धूपन और वासन। बट ये जो वासन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बाद में देखिए, यहाँ पे ये 1950 के आसपास का फोटोग्राफ है। इसको मैकेनाइज किया गया है। इसको एनफ्ल्यूरेशन कहते हैं कि आप तेल के अंदर फूल के जो पंखुड़िया है उसे डाल दे और वो अपने से वो स्मेल आ जाएगा इसमें। बट इसका जो संस्कृत टर्म है वासन, वो वासना से जुड़ा हुआ है। वो एक ही संस्कृत रूट का वर्ड है। और वो वासना की जो बात है, तो वासना जिस तरह से हमारे संस्कृत दर्शन में, विशेषतः सांख्य दर्शन में जिस तरह से इसका आलोचना किया गया है, उसमें इसको उसको स्मृति से जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पुनर्जन्म की बात होती है, तो कहा जाता है कि वासना लेके जो आदमी मरा वो दोबारा जन्मेगा, तो वासना छोड़ो बोला जाता है। तो वासना क्या है कि वासना के साथ फिर देख रहे हैं आपकी स्मृति का एक कनेक्शन है। और वो जो वासना है, वो एक एक्चुअल, इसको एक पार्टिकल की तरफ सोचा जाता है। संस्कृत में इसको सोचा जाता है कि ये कुछ सेडिमेंट जैसे आ रहा है, कुछ पार्टिकल्स जो सेडिमेंटेड हो रहे हैं आपके चित्त में, आपके कॉन्शियसनेस में एक सेडिमेंट गिर रहा है, और वो सेडिमेंट जो है वही स्मृति बन रही है, उसी से मेमोरी बन रहा है। तो ये जो हमारे, तो साहित्य और व्यापार का बात मैं कर रहा था, यहाँ थोड़ा दर्शन भी आ गया कि दर्शन का भी इससे, और ये दोनों साइड का रिश्ता है कि दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है ये प्रोसेस को समझने से उसका दार्शनिक भाव भी आ रहा है। और पर ये जो बात है कि सेडिमेंटेशन की, कि ये जो पार्टिकल्स है जिससे मेमोरी बन रही है, इनमें स्तर है। ये बहुत पुराने स्तर भी है इसमें, और
सांप्रतिक स्तर भी है। तो इसमें एकदम वो बहुत प्राचीन वासना तो और वासन तो हो रही है, पर उसके साथ साथ देखिए स्टीम डिस्टिलेशन भी शुरू हो जाता है। अर्ली 20th सेंचुरी में 1920-30 तक ये स्टीम, और ये मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूं कि कौन सी फर्म पहली बार स्टीम डिस्टिलेशन शुरू करता है, स्टीम पावर्ड डिस्टिलेशन, बट वो भी आ रहा है। जो चीज मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि हम लोग, हमारा जो अभी सिर्फ इत्र के बारे में नहीं, सारे चीजों के बारे में हम लोग इतिहास को सोच लिए है कि सिर्फ प्राचीन इतिहास है, सांप्रतिक इतिहास को हम लोग भूल जाते हैं, तो सांप्रतिक स्तरों को भूल जाते हैं। तो इसे थोड़ा मजाक में ही मैं पर दादा सिंड्रोम कहता हूं कि आप अपने पिता के नाम भूल गए, पर दादा का नाम याद रखें। तो यही हमारा इतिहास के साथ प्रॉब्लम अभी मुझे लगता है बहुत बड़ा है कि हम लोग किसी भी चीज का इतिहास लिखते हैं तो पर दादा को तो याद कर लेते हैं, अपने पिताजी अपने दादाजी को भूल जाते हैं। तो मेरा यही सबसे, आप लोग यहाँ जो लोग हैं उनमें से मेरे से शायद ज्यादा ही जानते होंगे ये सांप्रतिक इतिहास के बारे में, शायद नहीं, जरूर ज्यादा जानते होंगे इस सांप्रतिक इतिहास के बारे में। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको भी सेलिब्रेट कीजिए, इसको लिखिए, इसको प्रिजर्व कीजिए। जैसे वो जो छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स हैं वो भी बहुत बड़े आर्काइवल सोर्स है, उससे भी बहुत कुछ हमें इतिहास मिल सकता है। इतिहास सिर्फ संस्कृत में नहीं है, इतिहास हिंदी में भी है, और वो 20वीं सदी में भी है, सिर्फ 2000 साल पहले नहीं है। तो थैंक यू, यही खत्म करूंगा। और ये किताब में जस्ट ये मार्क करके जर्नल है, ये हम लोग किए थे, मेरे कुछ दोस्त भी है और सहकारी भी है, सारे मिलके हम लोग किए थे हिस्ट्रीज ऑफ इंडियन परफ्यूम। सिर्फ कन्नौज लेके नहीं, पर ये पूरा जो इंडियन हिस्ट्री का पूरा विस्तार को हम लोग कवर करने का कोशिश किए थे। सारा कुछ तो नहीं कवर किया जा सकता है, बट सिर्फ एंशिएंट नहीं है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे इसमें है। तो अगर मौका मिले तो देखिएगा इसको। थैंक यू।